सबसे पहली चीज़, कॉन्स्टिट्यूशन में बजट टर्म कहीं भी यूज़ नहीं किया गया। टर्म यूज़ किया गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से डील करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 112। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 5 चीज़ों पर जानकारी दी जाती है। पहला तो रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स के एस्टिमेट की जानकारी। दूसरा, सरकार रेवेन्यू को कैसे रेज करेगी, उसके क्या वेज होंगे, क्या मीन्स होंगे, उसकी बातचीत। तीसरा, एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर के बारे में जानकारी। इसके अलावा क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर, जो साल खत्म हो रहा है उस साल में गवर्नमेंट के एक्चुअल रिसीट्स और एक्सपेंडिचर की डिटेल में जानकारी। सरकार अगर सरप्लस में रही तो उसके पीछे क्या रीजंस थे, सरकार अगर डेफिसिट में रही तो उसके पीछे क्या रीजंस थे, और फाइनली अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर में, आने वाले साल में सरकार की क्या इकोनॉमिक पॉलिसी रहेगी, सरकार की क्या फाइनेंशियल पॉलिसी रहेगी, उसकी डिटेल में जानकारी दी जाती है इन दी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके अलावा अपन ने बात की थी मर्जर ऑफ रेलवे बजट के बारे में। 2017 से पहले तक रेलवे बजट और जनरल बजट दोनों को अलग अलग प्रेजेंट किया जाता था, और ये चला आ रहा था 1924 से। एक कमेटी बनाई गई थी, एकवर्थ कमेटी। इस कमेटी की रिकमेंडेशंस के बेसिस पे 1924 से रेलवे बजट को सेपरेटली प्रेजेंट किया जाता था। 2017 में सरकार ने इसको मर्ज कर दिया और अब सिर्फ एक बजट प्रेजेंट किया जाता है, यूनियन बजट। इसके अलावा अपन ने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पे बात की थी। बहुत सारे आर्टिकल्स देखे थे जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बजट से रिलेट करते हैं। और फाइनली अपन ने बात की थी चार्ज एक्सपेंडिचर के बारे में। और ये अपने को पता है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से एक्सपेंडिचर 2 तरीके से होता है। एक होता है चार्ज एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है एक्सपेंडिचर मेड। ये जो चार्ज एक्सपेंडिचर है, इस पर पार्लियामेंट के वोट की ज़रूरत नहीं होती, हालांकि पार्लियामेंट इसको डिस्कस करता है। ये वो एक्सपेंडिचर है जो कि होगा ही होगा। और दूसरा होता है मेड एक्सपेंडिचर, जिस पर पार्लियामेंट का वोट लिया जाता है। पार्लियामेंट अगर परमिशन देगा तो एक्सपेंडिचर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये बातचीत अपन ने इससे पिछले वाले सेशन में की थी। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया हुआ है तो। पहली स्टेज है प्रेजेंटेशन ऑफ बजट। सबसे पहली चीज़ तो ये कि 2017 से पहले तक गवर्नमेंट बजट को प्रेजेंट करती थी ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी। फरवरी का जो भी लास्ट वर्किंग डे होता था उस दिन बजट को प्रेजेंट किया जाता था। 2017 से गवर्नमेंट ने एक नया कन्वेंशन शुरू किया। अब हमारे यहाँ पे बजट को प्रेजेंट किया जाता है ऑन दी 1 फरवरी। फरवरी की पहली तारीख को बजट को प्रेजेंट कर दिया जाता है। और ये बड़ा लॉजिकल सा डिसीजन है। देखो होता क्या था, जब फरवरी के लास्ट वर्किंग डे पे बजट को प्रेजेंट किया जाता था, बजट को 6 स्टेजेस से गुजरना है, डिस्कशन होना है बजट पे, उसमें टाइम लगता था। और टाइम इतना लग जाता था कि नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाता था। और नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया है, सरकार चलानी है, देश चलाना है, पैसे की ज़रूरत है, लेकिन पैसा आए कहाँ से? नए फाइनेंशियल ईयर के लिए तो बजट अभी तक पास ही नहीं हुआ। तो टेम्परेरी अरेंजमेंट के तौर पे एक चीज़ चलती थी, वोट ऑन अकाउंट। ये अपन पढ़ेंगे आगे चलते हुए। वोट ऑन अकाउंट के थ्रू सरकार कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से 2 महीने के लिए कुछ पैसा निकालती थी और उससे देश को चलाती थी। 2017 में गवर्नमेंट ने दिमाग लगाया कि ये जो बजट है इसको हम फरवरी के लास्ट वर्किंग डे पे प्रेजेंट करते हैं, इससे अच्छा पहले प्रेजेंट करें। और 2017 से द बजट इज प्रेजेंटेड ऑन द 1 फरवरी। इसका फ़ायदा ये है कि नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होने से पहले बजट पास हो जाता है और इस वोट ऑन अकाउंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा, सरकार अगर चाहे तो बजट को 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स में भी प्रेजेंट कर सकती है, लेकिन हर एक पार्ट को बजट के जैसे ही ट्रीट किया जाएगा। ये जो पहला स्टेज है प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, इस स्टेज के दौरान बजट पे कोई डिस्कशन नहीं होता। डिस्कशन कोई नहीं होता, सिंपली बजट को प्रेजेंट किया जाता है हाउस के सामने। और होता क्या है, फाइनेंस मिनिस्टर आते हैं, बजट को प्रेजेंट करते हैं और एक स्पीच देते हैं जिसे बुलाया जाता है बजट स्पीच। लोकसभा में जब ये बजट स्पीच खत्म हो जाती है तो बजट को भेज दिया जाता है राज्यसभा के पास में। राज्यसभा बजट को सिर्फ डिस्कस कर सकती है। इट हैज़ नो पावर टू वोट ऑन द डिमांड्स फॉर ग्रांट्स। कोई मिनिस्ट्री है, कोई डिपार्टमेंट है, उसने पैसे की डिमांड रखी है, ये जो डिमांड फॉर ग्रांट्स है इस पर राज्यसभा वोट नहीं कर सकती है। राज्यसभा सिर्फ बजट को डिस्कस कर सकती है। डिमांड फॉर ग्रांट्स पर वोट करने का एक्सक्लूसिव प्रिविलेज लोकसभा का है। अच्छा, बजट पेश किया जा रहा है, बजट के कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे। किन चीज़ों से मिलकर बजट बनता है? देखो, एक तो बजट स्पीच अपन अभी बात करके आए, दूसरा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इससे पिछले वाले सेशन में पढ़ा है, तीसरा डिमांड फॉर ग्रांट्स, कोई मिनिस्ट्री है, कोई डिपार्टमेंट है, उसने कुछ पैसों की मांग की है, उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट होता है उसे बोलते हैं डिमांड फॉर ग्रांट्स। एप्रोप्रिएशन बिल अपन आगे चलते हुए पढ़ेंगे कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कोई भी अगर पैसा निकालना है तो एप्रोप्रिएशन बिल पास करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही पैसा निकाला जाएगा। तो एप्रोप्रिएशन बिल होता है। फाइनेंस बिल, फाइनेंस बिल एक टाइप का मनी बिल है
जो कि टैक्स के मैटर से डील करता है। इसके अलावा स्टेटमेंट्स मैंडेटेड अंडर द FRBM एक्ट ऑफ 2003। ये FRBM एक्ट इकोनॉमी में आप ढंग से पढ़ोगे, इसमें बात की जाती है मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट के बारे में, फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट के बारे में, मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट के बारे में, जैसे फिस्कल डेफिसिट को कैसे कम करना है, उसके टारगेट्स क्या हैं, उनके बारे में डिटेल में लिखा हुआ है FRBM एक्ट में। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे इंश्योर की जाए, फिस्कल स्टेबिलिटी कैसे इंश्योर की जाए, उसकी पूरी बातचीत की गई है FRBM एक्ट में। इकोनॉमी में आप ढंग से पढ़ोगे। एक्सपेंडिचर बजट, कितना एक्सपेंडिचर होगा, किन चीज़ों पे एक्सपेंडिचर होगा, उसका बजट। रिसीट्स बजट, कितना रेवेन्यू आएगा, कहाँ से आएगा, उसका बजट। एक्सपेंडिचर की प्रोफाइल, ये जो एक्सपेंडिचर का बजट है ये किन चीज़ों में लगाया जा रहा है, किन चीज़ों पे कितना पैसा अलॉट किया गया है, उसकी पूरी प्रोफाइल। मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग द प्रोविजंस इन द फाइनेंस बिल, ये जो फाइनेंस बिल है इसमें जो भी लिखा हुआ है इसको एक्सप्लेन करने वाला एक मेमोरेंडम डॉक्यूमेंट। बजट एट अ ग्लैंस, मतलब बजट की एक तरीके से समरी। आउटकम बजट, ये देखा जाता है कि किसी मिनिस्ट्री को, किसी डिपार्टमेंट को जो भी पैसा दिया गया था उस पैसे को कैसे यूटिलाइज किया गया, क्या प्रोग्रेस हुई, क्या आउटकम निकला, तो आउटकम बजट का एक डॉक्यूमेंट साथ में होता है। की फीचर्स ऑफ बजट, बजट की एक तरीके से समरी, की फीचर्स दिए होते हैं कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रीवियस बजट अनाउंसमेंट्स, प्रीवियस बजट में जो भी अनाउंस किया गया था उनके इम्प्लीमेंटेशन की क्या स्थिति है। और की टू बजट डॉक्यूमेंट्स, एक तरीके से इंडेक्स कि बजट डॉक्यूमेंट्स में कौन सी चीज़ कहाँ लिखी हुई है, उस चीज़ की पूरी जानकारी बजट के डॉक्यूमेंट्स में होती है। अच्छा, ये बात हुई पहली स्टेज की, प्रेजेंटेशन ऑफ बजट की। इसके बाद आती है दूसरी स्टेज, जनरल डिस्कशन। दूसरी स्टेज, पहली स्टेज बड़ी सिंपल है, बजट को प्रेजेंट किया गया। पहली स्टेज खत्म होने के कुछ दिन बाद शुरू होती है स्टेज 2, स्टेज ऑफ जनरल डिस्कशन। और इस स्टेज के दौरान दोनों हाउसेज में बजट को डिस्कस किया जाता है और ये डिस्कशन चलता है यूजुअली 3-4 दिन तक। ये जो दूसरी स्टेज है इसमें लोकसभा बजट को डिस्कस करती है लेकिन कोई भी कट मोशन मूव नहीं करती है। नो कट मोशन कैन बी मूव्ड। ये कट मोशन क्या होता है अभी अपन समझेंगे। इसके अलावा दूसरा, नॉर कैन द बजट बी सबमिटेड टू द वोट ऑफ द हाउस। देखो, बजट को पास करना है तो अल्टीमेटली वोट तो लेना पड़ेगा हाउस का। इस स्टेज के दौरान वोट भी नहीं ले रहे हैं अपन, सिंपल है। पहली स्टेज है जिसके दौरान बजट को प्रेजेंट किया गया और फाइनेंस मिनिस्टर अपनी बजट स्पीच देते हैं। दूसरी स्टेज है जनरल डिस्कशन की, ना कोई वोट ले रहे हैं अपन, ना कोई कट मोशन मूव कर सकते, सिर्फ जनरल डिस्कशन हो रहा है बजट पे 3-4 दिन तक। और जब ये डिस्कशन खत्म हो जाता है तो फाइनेंस मिनिस्टर रिप्लाई दे देते हैं। जो भी डिस्कशन हुआ, जो भी बातचीत हुई, उस बातचीत पर अगर कोई रिप्लाई देना है तो फाइनेंस मिनिस्टर हैज़ द जनरल राइट ऑफ रिप्लाई। और इसके बाद शुरू होती है तीसरी स्टेज, स्क्रूटिनी बाय डिपार्टमेंटल कमेटीज़। पहली बात तो ये कि डिपार्टमेंटल कमेटीज़ होती क्या हैं। अगला चैप्टर पार्लियामेंट्री कमेटीज़, उसमें बहुत डिटेल में पढ़ेंगे डिपार्टमेंटल कमेटीज़ के बारे में। ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं। देखो, 31 मेंबर्स होते हैं इस कमेटी में और इन 31 मेंबर्स में से 21 मेंबर्स आते हैं लोकसभा से, जिनको लोकसभा के स्पीकर नॉमिनेट करके भेजते हैं, और 10 मेंबर्स आते हैं राज्यसभा से, जिसको राज्यसभा के चेयरमैन नॉमिनेट करके भेजते हैं। इन डिपार्टमेंटल कमेटीज़ में कोई भी मिनिस्टर हिस्सा नहीं बन सकता। ये एग्जिस्टेंस में 1993 से और 2004 में इनको एक्सपेंड किया गया। आज की डेट में 24 डिपार्टमेंटल कमेटीज़ हैं हर फील्ड में। होम अफेयर्स की अपनी है, कॉमर्स की अपनी है, इंडस्ट्री की अपनी है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की अपनी है, एजुकेशन की अपनी है। ऐसी 24 डिपार्टमेंटल कमेटीज़ हैं। जब सेकेंड स्टेज ऑफ जनरल डिस्कशन खत्म हो जाती है, उसके बाद दोनों हाउसेस को 3-4 हफ्तों के लिए एडजन कर दिया जाता है। 3-4 हफ्तों के लिए छुट्टी दे दी जाती है। इन 3-4 वीक्स में, ये जो गैप पीरियड है, इसमें ये जो बजट है इसको भेज दिया जाता है 24 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज़ ऑफ पार्लियामेंट के पास में। और ये जो कमेटीज़ हैं ये इस बजट को एग्जामिन करती हैं, डिस्कस करती हैं डिटेल में। जो भी डिमांड फॉर ग्रांट्स हैं, जो भी पैसे की डिमांड की गई हैं, उनको देखेंगे एक एक करके कि मिनिस्ट्री ने जो भी पैसा मांगा है वो क्यों मांगा है, कैसे मांगा है, उस पर पूरी रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगी। और जब रिपोर्ट प्रिपेयर हो जाएगी तो उस रिपोर्ट को भेज देंगी दोनों हाउसेस के पास में। जब रिपोर्ट भेज दी गई, अच्छा, ये जो स्टैंडिंग कमेटी है ये 1993 से एग्जिस्टेंस में और इनको एक्सपेंड किया गया 2004 में। जब रिपोर्ट भेज दी गई हाउस के पास में तो शुरू होती है चौथी स्टेज, वोटिंग इन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स। अभी अपन पढ़ के आए कि तीसरे स्टेज में डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज़ बजट को थॉरली एग्जामिन करती हैं, स्क्रूटनाइज करती हैं। किसी मिनिस्ट्री ने कितना पैसा डिमांड किया है, किस लिए किया है, सही किया है या गलत किया है, उस पर डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज़ अपनी रिपोर्ट्स प्रिपेयर करती हैं और इन रिपोर्ट्स को भेजा जाता है दोनों हाउसेस के पास में। इसके बाद लोकसभा डिमांड फॉर ग्रांट्स पर वोटिंग शुरू करती है। मिनिस्ट्रीज़ ने जो पैसा डिमांड किया उस डिमांड फॉर ग्रांट्स पर लोकसभा वोट करना शुरू करती है। और ये अपने को पता है
कि राज्यसभा के पास में इस कॉन्टेक्स्ट में कोई भी पावर नहीं है, राज्यसभा डिमांड फॉर ग्रांट्स पे वोट नहीं डाल सकती है। और इन डिमांड्स को लोकसभा के सामने प्रेजेंट किया जाता है मिनिस्ट्री वाइज, एक एक मिनिस्ट्री की डिमांड्स को लिया जाएगा और वोट किया जाएगा। अ डिमांड बिकम्स अ ग्रांट आफ्टर इट हैज़ बीन ड्यूली वोटेड। लोकसभा वोट करके जब अप्रूव कर देगी तो कोई डिमांड जो है वो ग्रांट बन जाएगी, मतलब लोकसभा ने परमिशन दे दी है, अब आपको पैसा मिल जाएगा। और ये अपने को पता ही है कि ये जो डिमांड फॉर ग्रांट्स हैं, इन पे वोट करने का राइट सिर्फ लोकसभा का है, राज्यसभा के पास में इस कॉन्टेक्स्ट में कोई पावर नहीं है। इट इज़ द एक्सक्लूसिव प्रिविलेज ऑफ लोकसभा। दूसरा, द वोटिंग इज कन्फाइंड टू द वोटेबल पार्ट ऑफ द बजट। बजट का जो वोटेबल पार्ट है, जैसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से एक एक्सपेंडिचर होता है, एक्सपेंडिचर मेड, इस पे पार्लियामेंट का वोट लिया जाता है। लेकिन एक एक्सपेंडिचर और है, एक्सपेंडिचर चार्ज, इस पे पार्लियामेंट का वोट नहीं लिया जाता, हालांकि चार्ज एक्सपेंडिचर को पार्लियामेंट डिस्कस करता है। तो ये ध्यान रखा जाए कि वोटिंग सिर्फ वोटेबल पार्ट ऑफ द बजट पे ही ली जाएगी। और ये जो डिमांड्स हैं, दे आर वोटेड सेपरेटली बाय दी लोकसभा। लोकसभा एक एक डिमांड पे सेपरेटली वोट करती है। पार्लियामेंट अगर चाहे तो इस स्टेज के दौरान बजट की डिटेल्स को डिस्कस भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा पार्लियामेंट अगर चाहे तो कट मोशन भी मूव कर सकता है, मतलब द पार्लियामेंट कैन ऑल्सो मूव मोशंस टू रिड्यूस एनी डिमांड फॉर ग्रांट। फॉर एग्जाम्पल, पार्लियामेंट को ऐसा लग रहा है कि किसी मिनिस्ट्री ने किसी चीज़ के लिए जो पैसा डिमांड किया है वो बहुत ज़्यादा है, उतने की ज़रूरत नहीं है, या पैसे को ठीक तरीके से डिमांड नहीं किया, तो पार्लियामेंट डिमांड फॉर ग्रांट को रिड्यूस भी कर सकता है। कैसे कर सकता है? बाय ब्रिंगिंग अ कट मोशन। और 3 टाइप के कट मोशंस की बात की गई है। पहला है पॉलिसी कट मोशन, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसको लाया जाता है सो दैट द अमाउंट ऑफ द डिमांड बी रिड्यूस्ड टू ₹1। जितना भी अमाउंट डिमांड किया गया है उसको रिड्यूस करके कर दो ₹1। और ये है सिंबॉलिक बेइज्जती। इसके थ्रू ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि जिस पॉलिसी के लिए पैसा डिमांड किया जा रहा है हम उसके अग्रीमेंट में नहीं है। इट रिप्रेजेंट्स द डिसअप्रूवल ऑफ द पॉलिसी अंडरलाइंग द डिमांड। और जो भी मेंबर पॉलिसी कट मोशन लाता है वो प्रिसाइजली बताता है कि पॉलिसी के किन चीज़ों पे, किन टर्म्स पे उसको डिस्कशन करना है। पॉलिसी कट मोशन। दूसरा है इकोनॉमिक कट मोशन, और ये लाया जाता है सो दैट द अमाउंट ऑफ द डिमांड बी रिड्यूस्ड बाय अ स्पेसिफाइड अमाउंट। किसी पॉलिसी के लिए कोई पैसा डिमांड किया गया है, उसको स्पेसिफाइड अमाउंट से रिड्यूस करने के लिए लाया जाता है इकोनॉमिक कट मोशन। बड़ा सिंपल सा रीज़न हो सकता है इसका कि अगर पार्लियामेंट को लग रहा है कि जितना पैसा डिमांड किया गया है उतने पैसे की ज़रूरत नहीं है, कम पैसे में भी काम चल जाएगा, तो उस पैसे को रिड्यूस करने के लिए क्या ला रहे हैं? इकोनॉमिक कट मोशन। मतलब पैसा बचाओ यार। इट रिप्रेजेंट्स द इकोनॉमी दैट कैन बी अफेक्टेड। अब ये हो सकता है कि लमसम ओवरऑल पॉलिसी के लिए पैसा कम कर दें, या फिर ये भी हो सकता है कि पॉलिसी के किसी हिस्से के लिए पैसे को कम कर दें। दोनों चीज़ें हो सकती हैं। और तीसरा कट मोशन है टोकन कट मोशन, और ये भी सिंबॉलिक है। इसमें ये कहा जाता है कि जितना पैसा डिमांड किया जा रहा है उसमें से ₹100 कम कर दो। इट इज़ मूव्ड सो दैट द अमाउंट ऑफ द डिमांड बी रिड्यूस्ड बाय ₹100। जितना डिमांड किया गया उसमें से ₹100 सिर्फ कम कर दो। सिंबॉलिक क्यों किया जा रहा है? किसी मेंबर को ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ठीक से फुलफिल नहीं कर रही, या उसका कोई ग्रीवेंस है उसको एड्रेस नहीं कर रही है, तो सरकार का ध्यान लाने के लिए लाया जाता है टोकन कट मोशन। सिंबॉलिक है। देखो, सबसे पहला पॉलिसी कट मोशन, जितना डिमांड किया गया उसको रिड्यूस करो और सिर्फ ₹1 कर दो। सिंबॉलिक बेइज्जती। इकोनॉमिक कट मोशन, अगर पार्लियामेंट को ऐसा लग रहा है कि जितना पैसा डिमांड किया गया उससे कम से काम में चल जाएगा, तो लाया जाता है इकोनॉमिक कट मोशन। और टोकन कट मोशन, जितना अमाउंट डिमांड किया गया उसमें से ₹100 कम कर दो। अभी तक वोटिंग इन डिमांड फॉर ग्रांट्स ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ। इसके आगे भी चीज़ें कि कट मोशन के लिए कुछ कंडीशंस हैं कि कट मोशंस को लाना है तो किन किन कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा। यूजुअली कट मोशंस के लिए एक चीज़ ये भी है कि ये जो कट मोशंस हैं ये सिंबॉलिक हैं। इनको कोई अपोजिशन का मेंबर लेकर आ रहा है, लेकिन सरकार की मेजॉरिटी है, सरकार का बजट है, तो ये पास होते नहीं है यूजुअली। क्योंकि अगर ये पास हो गए तो सरकार के ऊपर उंगली है कि बजट आप लेकर आए, आपका बजट है, बजट को पास आपको करवाना है, आपने प्रिपेयर किया है, और आपके बजट के ही किसी हिस्से पे हाउस अग्रीमेंट में नहीं है, तो अपने आप में सवाल खड़ा हो जाएगा। तो यूजुअली ये सिंबॉलिक तौर पे लाए जाते हैं, लेकिन हाँ है अपने फंक्शनिंग में। इसको जितना बचा हुआ है उसको आगे पढ़ेंगे, बाकी के दो जो स्टेजेस हैं। यहाँ तक कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू वेरी मच।